अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप सब देख रहे हैं वीनस एचडी पर हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। इस शो में हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की, यानी कि आपकी ओवरऑल वेलबींग की। और हमारे साथ शो में मौजूद होते हैं डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट्स। जिस तरह से आप सब जानते हैं, औलाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही कीमती तोहफ़ा है और एक सेहतमंद माँ ही एक सेहतमंद माशरे की ज़मानत है। इसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने दावत दी है एक गायनेकोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट को, जो कि हैं डॉक्टर लुबना फ़िरोज़ सिद्दीकी। तो मैं डॉक्टर लुबना से पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो आफ्टर मैरिज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस से दो चार होती हैं, यानी वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर लुबना से कि इसके बेसिक रीज़न्स क्या हैं, की फैक्टर्स क्या हैं। तो डॉक्टर लुबना, आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल अगर मैं देखूँ कि हमारे पास जो यंगस्टर्स बच्चियाँ जो आ रही हैं, न्यूली कपल्स हैं, yes. तो उसमें जो इनफर्टिलिटी अगर हम देख रहे हैं या सबफर्टिलिटी देख रहे हैं, तो उसमें मेनली रीज़न जो मैं देखती हूँ पेशेंट्स को कि उसमें इतना क्लोज कॉन्टैक्ट हमारा होता है कपल के साथ, तो उसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। आप लाइफ मॉडिफिकेशन हमारा जो पहले हुआ करता था वो नहीं है, प्लस हम जंक फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करने लगे, प्लस हम स्ट्रेस में बहुत रहने लगे। हमारे सराउंडिंग में आपको पता है कि हम कराची जैसे शहर में रहने के बावजूद बिजली के बिल इतने हैं, तो गैस के इतने हैं, गैस नहीं है, तो स्ट्रेस लेवल आपका जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, मेनली अगर आपको वो चीज़ें टाइमली प्रोवाइड ना हो और बिल आपके पास बड़े हों, तो ये चीज़ें सब चीज़ें मिल के एक ना कंबाइंड कॉम्बिनेशन बनता है। तो उसमें एक चीज़ को आप नहीं कह सकते। अच्छा, पहले ये होता था कि फैमिली मैरिजेस होती थी, तो डॉक्टर्स मोस्टली ये होता था कि कजन्स मैरिजेस हैं या फर्स्ट कज़न है, तो उसमें कुछ है ना देखने में आते थे। मगर अभी जो करंट इशू आ रहा है वो सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है। वो तो कपल ये नहीं कि फीमेल में आ रहा है या मेल में आ रहा है, दोनों साइड्स पे देखने में आ रहा है कि अगर हम जेंट्स देखें तो पहले तो सिर्फ खवातीन ना एक बल्कि हुआ करती थी या ओवरवेट हुआ करती थी। आजकल आप देखें यंगस्टर जो लड़के हैं, इवन बच्चे तो खैर अब जो करंटली मैं अगर देखूं कि 2-3 साल के बच्चे जितने उनके अगर 10 kg के अंदर होने चाहिए थे, तो या तो बहुत ही लीनी थी नहीं है, बिल्कुल ही एनेमिक है, खा रहे हैं मगर वेट पुट ऑन नहीं कर रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन ना बच्चे दिख रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा डाइटरी हैबिट को मैं मेन फोकस जो देती हूँ हमारे पूरे अगर सिनेरियो में, अगर आप इसका कंक्लूजन मुझसे पूछें तो मैं सबसे पहले कहती हूँ आपकी डाइटरी हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, देन ये कि स्ट्रेस, फिर ये कि अगर शादी हुई है विद इन अ ईयर आपके पास बेबी होना चाहिए। इट्स नॉट अ क्राइटेरिया कि एक फैमिली का स्ट्रेस होता है कि 2 शादियां साथ हुई हैं या 3 शादियां, 2 कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो एक स्ट्रेस लेवल भी होता है। कपल है, शुरू में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ना हो, काफी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मगर इसमें अगर हम कंजर्वेटिव देखें ना, तो मेरा फर्स्ट अगर ईयर में मेरे पास कपल आता है और इस तरह, तो मेडिकेशन से बेहतर ये होता है कि उसको थोड़ा सा लाइफ मॉडिफिकेशन, इवन दो अगर उसका वेट गेन है तो डेफिनेटली मैं उसको यही कहती हूँ कि पहले आप वेट रिड्यूस कर लें। और बहुत ही अंडर वेट है तो एटलीस्ट अपना पूरा BMI वगैरह करवाए, वो पूरा रूल आउट करे विदाउट आप ये कि तमाम टेस्टों के बगैर ना। ये नहीं कि हमने बाज़ जगह देखा कि जो मेल प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, तो उसमें डायरेक्टली उन्होंने इंडक्शन करना शुरू कर दिया, इतनी हेवी उनको मेडिसिन देनी शुरू करी कि वो कपल स्लोली अगर उसको लेके चलते तो मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। वो अच्छा होता था कि आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस नहीं बचती। अगर आप कंजर्वेटिव अगर बाहर ममालिक में देखें ना, तो 3 गिराफ होते हैं। सबसे पहले वो कंजर्वेटिव देते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद आके ना सर्जिकल प्रोसेस पे। हमारे यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन, कंजर्वेटिव तो हम लोग बिल्कुल एक्सक्लूड किए हुए, देन ये कि फिर सर्जिकल। तो ये प्रोसेस करने से बेहतर ये होता है कि आप नैरो ट्रीटमेंट पे अगर चलेंगे ना, तो आपके पास ग्राफ काफ़ी बड़ा होता है। राइट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि कोई भी पेशेंट, अभी तो ये बात हो रही है शादी के बाद की, आप क्या समझती हैं अगर किसी फीमेल की या मेल की शादी होने वाली है तो उनको कौन कौन से टेस्ट एहतियातन करवा लेने चाहिए? एक तो देखें, जैसे थैलीसीमिया का जब होता है, थैलीसीमिया का वीक बनता है कि पूरा ये वीक थैलीसीमिया का अक्टूबर में अब जैसे आने वाला है, तो उसमें क्या होता है कि आप पहले से अवेयर हो। एक अगर अगर कोई भी कपल ऐसे जस्ट के अगर किसी की मंगनी हो रही है या बातचीत पक्की हो रही है, उसमें अगर दोनों एक दूसरे का ब्लड ग्रुप खुद से करा लें, उसमें कोई वो नहीं है, खुद से करा लें, एक CBC भी करवा लेंगे ना, तो उसमें ये आ जाता है कि एटलीस्ट ये 2 अब जो शादी होने जा रहे हैं, आप अभी देखें चंद एक जगहों पे, ये मैं कराची जैसे शहर की मैं बात बता रही हूँ कि थैलीसीमिया मेजर का बच्चा पैदा हो गया।
अब वो एक तकलीफ दे अमल है, मेंटली ट्रॉमा है, पूरी लाइफ मतलब देखो एक पूरी लाइफ तो एक बात की बात है, मतलब डे 1 से आपके लिए एक मेंटल ट्रॉमा, अगर एटलीस्ट वो पहले से अगर डायग्नोसिस होता है कि भाई अगर हस्बैंड मतलब अगर ये कपल ऐसा होता है, कैपेबिलिटी तो एक अलग चीज है, अगर दोनों मतलब मैं मेरा हस्बैंड दोनों अगर हम दोनों गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है कि ना थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट होते, डेफिनेटली एक मेजर है ना बच्चा हम पैदा करते, राइट। तो अगर हमें ये चीजें एक हमारे रिस्क फैक्टर्स में आता है, जैसे बाहर ममालिक एक पढ़े लिखे लोग हैं मगर ये यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट सेटअप्स में ये टेस्ट होता है, सीबीसी को इतना मतलब वो टेस्ट नहीं है, बहुत रेयर केसेस में नहीं करवाते, वो तो नॉर्मली हमें मतलब ऐसे भी मतलब अगर आप आजकल जैसे डेंगी और मलेरिया ये चीजें हैं तो इसमें वैसे भी सीबीसी एक ना कंप्लीट पिक्चर आ जाती है, तो करवा लेना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एहतियात इलाज से बेहतर है। हाँ उससे बेहतर है कि मतलब अगर आपको पता चलता है शादी हो गई, फिर 2 फैमिलीज होती हैं, 2 एक लड़की या लड़का नहीं होता कि शादी हो गई तो बस ये पूरी जिंदगी गुजारनी उन्होंने होती है, मगर हमें 2 फैमिलीज को मिलके एक नई फैमिली हमें बनानी होती है ना, तो ये एक अल्लाह का एक निज़ाम है, तो उसको मतलब एक खुशी से मैं कहती हूँ उसको बढ़ाएं, आगे वो करें, तो ये ना करें कि मतलब शादी हो गई और एक पता चलता है 2-3 महीने बाद की तरह वो चीजें आपके ऊपर आ सकती हैं, तो आप पहले से इसको पहले से अगर आप कर लें कि सबसे पहले आप अगर आपकी बातचीत लग रही है और आपको ऐसा लगता है और नहीं भी लगता सपोज कि किसी ने नहीं चेक किया, या हो सकता है 4 बहन भाई हैं उनमें से एक बच्चा है ना माइनर का है, कुछ नहीं पता होता, तो उसमें अगर दोनों मतलब अगर कोई आप क्या समझते हैं, अगर कोई पेशेंट माइनर का है, थैलेसीमिया माइनर का है, तो उसको किस तरह से यानी उसको किस तरह से इलाज की तरफ किस तरह से लेकर जाएंगे, किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए थैलेसीमिया माइनर बेहतर नहीं कर सकते, नहीं देखो एक चीज है कि आप ना उसको इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है स्पेसिफिकली, इसकी सब ये ट्रीटमेंट है कि अगर आप थैलेसीमिया माइनर हैं तो आपका कपल डेफिनेटली थैलेसीमिया माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये कोई अछूत बीमारी नहीं है कि अगर मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ तो मेरा कपल मेरा ना स्पाउस अगर वो थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो जरूर नहीं है कि मैं थैलेसीमिया अगर गॉड फॉरबिड मतलब है ना मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, अगर मैं बच्चा एक डिलीवर कर देती हूँ थैलेसीमिया माइनर का, तो मेरे जहन में एक अलार्मिंग साइन आ गए कि मैंने एक बेबी डिलीवर किया थैलेसीमिया माइनर है, उसका कोई इलाज या सच कोई स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ अनटिल अनलेस अगर मैं भी थैलेसीमिया माइनर हूँ और मेरा स्पाउस भी थैलेसीमिया माइनर है तो वो तो 100% एक आपने मेजर बच्चा डिलीवर किया और वो कॉस्ट इफेक्ट या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना, एक अजियत होना देख के उसको मजीद पूरी फैमिली का देखकर भी अजियत का शिकार हो रहे होते हैं, प्लस जो बेबी होता है वो खुद भी मतलब आप मेंटली रिगार्डेड होना शुरू हो जाते हैं। मैंने कुछ फैमिलीज देखी 4 साल बाद वो बच्चा जो कि मतलब ये सफ़र कर रहा था वो मतलब आपका एंड ऑफ द टाइम यही होता है कि वो बेबी एक्सपायर हो जाते हैं, कितनी भी आप कोशिश करें कितना उनको ना अच्छा फिर क्या आपकी फिर सब्र भी खत्म हो जाती है, आपकी कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। फिर अच्छा क्या होता है कि फिर आप ना डर रहे होते हैं मजीद बेबी कंसीव करने से। फिर एक इससे बेहतर ये नहीं कि अगर आप शादी से पहले एक सीबीसी टेस्ट करवा लें, बिल्कुल अगर आपकी बातचीत पक्की हो रही है, कोई भी है कुछ भी है, उसमें कुछ वो नहीं है कि एक कह दो कि भाई आगा खान से आप करा लो, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट है आपकी भी मेरी भी, कोई इसमें इशू नहीं है, ज़हनी तसल्ली भी हो जाएगी, ज़हनी तसल्ली एक मेंटल ट्रॉमा से बेहतर, बहुत से फेयर से आप बच जाएंगे। तो नाजरीन इसी तरह की अवेयरनेस के लिए हम लेकर आए ये प्रोग्राम। मज़ीद पूछते हैं डॉक्टर साहिबा से, मज़ीद सवालात पूछते हैं। अच्छा आप क्या समझती हैं कि जैसा कि आप कंसीव की बात कर रही हैं, तो जब यानी पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन आता है फीमेल्स में, तो इसके हवाले से भी मैं चाह रही हूँ आप अवेयरनेस दें, क्योंकि इस टॉपिक पर आई थिंक बहुत कम बात की जाती है, या फिर इसको यानी इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि डिप्रेशन की वजह क्या है। डिप्रेशन तो नहीं होना चाहिए, तो बहुत खुशी की बात है, तो फिर डिप्रेशन क्यों हो रहा है? जैसे कि आपने कहा ना कि पोस्टपार्टम में ना किसी को मेंटल ट्रॉमा हो रहा है या एग्जाइटी हो रही है या वो किसी ना उसमें गई है, तो उसका बिहाइंड द स्टोरी देखें पता तो हो। समटाइम हमारे यहाँ जो मेनली रीज़न है, हम थर्ड वर्ल्ड के लोग और स्पेशली हम साउथ एशियंस जो है ना, तो हमारे यहाँ एक ट्रॉमाटाइज जो लेडी होती है पोस्टपार्टम, तो उस पर हमने मोस्टली देखा कि वो पता चला जैसे मेरी कल पेशेंट है, उसकी 2 बेटियां हैं ऑलरेडी, अभी कल एक और बेटी हुई, माँ को थोड़ा सा एक मुझे लगा कि एक वो हुआ, ये अच्छी बात थी, उसकी फैमिली उसके ससुराल वाले वो वेलकम उन्होंने करा, क्योंकि उनके अपनी फैमिली में कहीं किसी के यहाँ बच्चे नहीं हैं। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये चीज़ देखनी चाहिए हमारे यहाँ
मतलब है ना एक चीज लेबलिंग जो होती है ना कि बेटा हो गया तो बहुत खुश हो गए, बेटी हो गई तो मोस्टली जो हमने देखा, जब मैं एज अ पीजीशिप जब अब्बासी में हुआ करती थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि एक पेशेंट बेबी डिलीवर किया बहुत खुश, क्योंकि उसको अल्ट्रासाउंड में बता कि बेटा है। अब जो डिलीवर हुआ तो पता चला कि बेटी है, उसकी 5वीं बेटी। अब वो कह लगी डॉक्टर साहब क्या हुआ है, तो मैंने ऐसी पीछे मुड़ के अपनी ना जो एचओ थी उससे पूछा, उसने क्या लड़की, सामने वो साइकोसिस में चली गई। और ऐसे साइकोसिस में ये आपके ट्रॉमाटाइज होने की एक्सट्रीमियस है ना वो होती है सिचुएशन के, मतलब पेशेंट को ऑलरेडी मतलब पीछे से देखें एक है फैक्ट है, मैं इन औरतों से बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, एक फैक्ट है अगर 2 बेटियां हो गई तो तीसरी पे जरा प्लस माइनस होती हैं, मगर घर का प्रेशर जहाँ होता है ना, बाज ऐसे हैं जिनके 6 बेटियों पे भी वो होती हैं, मगर वो मेंटली अपने आप को ना कंट्रोल करती हैं कि पेशेंट को पता होता है उसके फैमिली, उसका हस्बैंड, सास, जो हमारे यहाँ मतलब एक नैरो माइंडेड लोग हैं तो वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो उन लोगों को ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि भाई जिनके बच्चे बिल्कुल भी नहीं है, जो बेऔलाद हैं या जिनके यहाँ होते हैं होके मर जाते हैं, या हो के किसी भी वजह से मतलब डिसेबिलिटी का शिकार है, उन लोगों से पूछो कि जिनके यहाँ बेटे हो भी गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 बेटे हैं, और 4, ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ, बिल्कुल देखी हुई। उनके यहाँ 7 उनके बेटे, शुरू के 4 बेटे उनके चारों के 4 पोलियो के और 18 साल के होते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तीसरा बेटा उनका अभी करंटली एक्सपायर हुआ है, खातून है हमारे क्लिनिक पे आती हैं, अभी करंटली उसका बेटा एक्सपायर हुआ। तो वो कहती है अब बस छोटा वाला है, मैं भी डॉक्टर साहब चाह रही हूँ, इसके अब्बू भी इंतकाल कर गए, अब है ना ये जो है 16 का हो गया, 18 का होगा ना, जब ये भी है ना चला जाएगा तो मैं सुकून से मर जाऊंगी। तो आप माँ का सब्र देखें, आप माँ का सब्र देखें। और उन लोगों को बहुत एक्सट्रीम पेन है कि उसको पता है कि जब उसको वो कह रही है कि जब पहले बेटा एक्सपायर हुआ पता नहीं चला, सेकंड हुआ ना तो उसको बुखार चढ़ा तो अस्पताल सिविल लेके गए तो वहाँ डायग्नोज हुआ तो कोई ऐसी उनको बीमारी है कोई है ना मसल्स वगैरह की, कि मसल्स उनके ऐसे होते हैं कि पहले तो वो चलते फिरते होते हैं, 11 साल के बाद उनके मसल्स इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो बेचारे बिल्कुल, पोलियो तो डे 1 से उनको पैदाइशी होता है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ डिलीवर होते हैं। माँ का सब्र देखें कि उसको पता है 3 हो गए, चौथा हो जाए तो मैं सुकून से ना जाऊंगी, वो पल पल जी होगी, पल पल वो होगी। हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और हमारी डिस्कशन जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। हमारी डिस्कशन अभी कंटिन्यू है और डॉक्टर लुबना बता रही थी पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हवाले से, तो मैं चाहूँगी हमारा सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से कंटिन्यू हो जाए। देखिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बहुत सी, जहाँ मैंने आपको बताया ना मेन वजह तो हमारे पास पोस्टमार्टम डिप्रेशन की यही होती है, एक तो जेंडर बेस्ड होती है, दूसरा ये होता है कि अगर लेडी के पहले बच्चे सारे नॉर्मल हुए या फर्स्ट बेबी है, अगर जस्ट सपोज के वो हाइपरटेंसिव नहीं थी, एंड ऑफ द टाइम वो पता चला कि वो इक्लेम्शिया है उसको हो गया, फिट्स पड़ गए, अब वो चली जाएगी थोड़ा सा, मतलब ये अलग अलग फैक्टर होते हैं। अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि अगर सीजर हो गया एंड ऑफ द टाइम तो वो ये होता है, या बेबी आईयूडी हो गया, बेबी उसका खुदा न खास्ता डेथ हो गई उसकी, तो कुछ फैक्टर होते हैं ऐसे रीजनिंग फैक्टर होते हैं जो कि उसको ट्रॉमेटाइज करते हैं उस लेडी को, कि उसको पता होता है कि अगर बेटी हो गई तो सबसे मेन फैक्टर ये देखने में आया कि बेटी हो गई तो ट्रॉमेटाइज होगी, तो लाजमी वो पोस्टमार्टम मेंटली रिगार्डेड हो जाती हैं, साइकोसिस में चली जाती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं, या उनका एंड ऑफ द टाइम में ना बीपी हाई हो गया, शुगर हाई हो गई, जबकि वो बिल्कुल उनको कभी भी नहीं था, नोन केस नहीं थी, अननोन थी, अब वो पता चला कि एंड ऑफ द टाइम ये चीजें डायग्नोज हुई, या कभी भी उन्होंने अस्पताल में दिखाया नहीं, या कभी ऐसा होता है कि दाइयों से डिलीवरी करवा रही है, ऑब्स्ट्रक्ट है ना डिलीवरी है, पता चला कि वो बेबी है ना एक्सपायर हो गया उनका ड्यूरिंग डिलीवरी, मैनेजमेंट नहीं, हाँ मैनेजमेंट नहीं है ना, फिर ये हुआ कि कोई बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है। अदरवाइज कोई भी औरत मैं नहीं समझती कि ना पोस्टमार्टम कोई उसको मेंटली रिगार्डेड या साइकोसिस में या डिप्रेशन में जाना चाहिए, डेफिनेटली कोई पिन पॉइंट उसका होता है और हमें मेनली रीजन होता है, हाँ, और हमें उसे देखना चाहिए, जानना चाहिए और उस वजह को दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आप क्या समझती हैं डॉक्टर साहिबा कि क्या फर्स्ट बेबी के बाद ऐसा फील होता है, यानी नॉर्मल सारी चीज़ें नॉर्मल जा रही थी और अचानक, क्योंकि
बेबी डिलीवर होने के बाद बिल्कुल लाइफ की जो रूटीन होती है, सोने की रूटीन, जागने की रूटीन, प्लस बॉडी में इतना ह्यूज चेंज आया होता है, तो क्या ये फैक्टर्स हो सकते हैं यानी डिप्रेशन के? डेफिनेटली होते हैं। देखें, एक अगर मैं वर्किंग लेडी, राइट, अच्छा मेरे तो शेड्यूल ये होगा कि चलो मैटरनल लीव मिल गई मुझे 1 महीने की, मगर अब वो जो 1 महीना मैंने रेस्ट कर लिया, अब मुझे जॉब ज्वाइन करनी है, बच्चा कौन संभालेगा, पहला बेबी है, मुझे संभालना नहीं सही से आता। मैं एक ना, अगर बिलफर्ज के बिंग एक डॉक्टर अभी बात नहीं करूं, मैं एज अ लेमैन बात करूं, तो एक आम औरत में बैठी हूँ, अगर मैं कहीं जॉब भी नहीं करती, इवन दोस्त अगर मैं कोई एक मासी की बात करूं तो उसको एक होगा मुझे बच्चे को दूध भी पिलाना है, छोटा अगर बच्चा है उसके लिए जाना है, अनहाइजेनिक कंडीशन में वो फिर रही है। अगर मैं देखूं तो सबसे मजलूम हमारे यहाँ ये मासियां होती हैं। आप बिलीव करें कि इनको ये होता है कि बेबी डिलीवर किया तीसरे दिन, लिटरली मैंने अपनी मासी को देखा कि तीसरे दिन वो बेचारी, वो ही नहीं उसके साथ की जितनी भी हैं वो सब इसी तरह जिंदगी गुजार रही है, तो उनको डिप्रेशन होता है। अब क्या होता है कि अगला बेबी उन्होंने किया, साल के साल बच्चे कर रहे हैं, उसमें वो ब्लीड ज्यादा कट जाती हैं, एनेमिक हो जाती हैं, और एंड ऑफ द टाइम उनकी सडन डेथ भी हो जाती है। तो बहुत सा ये होता है कि नींद आपकी पूरी नहीं हो रही, डाइटरी हैबिट आपकी खराब हो चुकी, प्लस जो जॉइंट फैमिली में है हर चीज के देखें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स दोनों होते हैं। मैं जॉइंट फैमिली से कभी भी अगेंस्ट नहीं रही। जॉइंट फैमिली आपके लिए मेनली सोर्स होते हैं रिलैक्स करने के, अगर वो आपको सपोर्ट कर, अगर सपोर्टिव हो, अगर सपोर्टिव हो, सबसे पहला लफ्ज ना अगर हो, तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर आपकी जिंदगी शान से गुजरती है। और अगर ये हो कि भाई बच्चे हमने भी करे थे, जैसे मेरे क्लिनिक जहाँ पर है, एक माइंडसेट है कि आपकी प्रॉब्लम अगर है तो उस प्रॉब्लम को, यानी आप उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें, ये ना समझें कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आई थी तो हमने, यानी अगर अगला शख्स आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप तो एटलीस्ट सपोर्टिव बने। देखें, अगर ये था ना, मैं पहले की, अगर मैं आज से 40 साल पहले के ना उसमें जाऊं एरा में ना, उस वक्त की जो खवातीन थी, एक तो डिप्रेशन फ्री होती थी माजरत के साथ। क्यों कि एक आदमी अगर कारखाना जा रहा है या किसी काम पे जा रहा है या किसी फैक्ट्री में जा रहा है या किसी भी जगह, नहीं XYZ वो जॉब कर रहा है ना, उसकी अर्निंग इतनी थी कि वो सुकून से, अगर उसके 8 बच्चे भी है ना, वो लाता था। औरत का काम होता था खाना पकाना, घर को साफ रखना, बड़ी बात की है, बड़ी बहन बड़ा भाई जो है ना, वो समझे अब्बा काम पे गए तो छोटे बहन भाई को संभालना, मतलब उसके अपने ये टूल्स होते थे। अगर उसके अपने बड़े बच्चे हैं, वरना अगर सास बैठी हैं, दादी बैठी हैं, एक बच्चे को अगर वो बैठे बैठे बच्चे को दूध पिला दिया, कोई हल्की से केला मैश करके खिला दिया, खिचड़ी मालिश कर दी, धूप में रख दिया। अब जो लेडी अगर वो अकेले रह रही है, फिर तो सारा गम ही उसका अपना अकेले का है, अच्छा या बुरा। और अगर साथ में है ना, तो देखो जब 4 लोग होते हैं ना, अगर इस जगह भी 4 लोग हो तो आपको होगा एक सवाल, मैं डॉक्टर लुबना से करूं तो एक दूसरे डॉक्टर से करूं, एक तीसरे से, अटेंशन आपकी 4 जगह होगी और इक्वलिटी आप चाहोगे। इसी तरह जो एक लड़की या कोई भी मतलब शादी होके आपके घर में औरत आई है, तो देखो वो एक नए माहौल से आई है, 18-20 साल 25 साल बाहर गुजार के आई है। मैं उस लड़की को भी कहती हूँ कि एकदम जाके वहां आप हुक्मरानी नहीं कर सकते। वो माँ, मैं माँ के भी अगेंस्ट नहीं, वो भी अगर 30 साल अपने बेटे को पाला तो उसका भी एक अपना एक हैसियत है, मगर दोनों को मिलके चलना होता है। बेचारा लड़का तो दोनों तरफ बोलेगा, कभी कहीं के साथ ये बहुत इजीली चला जा सकता है, मगर इस चीज को अगर हम देखें, ये अगर सोचा जाए कि इसकी जगह अगर मेरी ना बिलफर्स के मैं अगर बिंगा सास में देखूं तो मैं सोचूंगी अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती तो वो किस तरह करती। बड़ी जल्दी आपको सवाल के जवाब मिलते हैं, अगर इसकी जगह मैं होती तो क्या करती। तो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मैं अपनी दोस्तों को, मगर अभी जो करंटली जो नई सास बन रही हैं, तो जैसे मुझसे 5-6 साल 10 साल बड़ी जो मेरी अपनी ना मिलने वाली है, वो एक अच्छी सास बन रही है। मैं खुद भी ये कहना चाहूंगी कि चेंज, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं है माशरे में पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा, मगर अभी भी देखें हमारे पास ना, हम जो अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, हमारे पास अभी भी 60% 70% वो लोग हैं जो कि जॉइंट फैमिलीज में रह रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि महंगाई मैनेजमेंट के साथ नहीं रह रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ नहीं रह रहे। अगर बहू का कमरा ऊपर है, वो ग्राउंड फ्लोर पे 2 मंजिल ऊपर उसका कमरा है, चलो ठीक है, आपने एडजस्ट किया। अब 2 मंजिल अगर नीचे अगर वो देर से आई तो प्यार मोहब्बत से आप समझाओ, उसको करो। तो घर का माहौल मैं समझती हूँ औरतें जो बेहतर बना सकती है ना, और कोई नहीं बना सकता। घर का माहौल बेहतर बनाना, घर को बेहतर बनाना, घर की पूरी फैमिली की एक रिप्रेजेंटेटिव जो मैं कहती हूँ ना, औरतें होती हैं। हाँ, वो किसी भी मज़हब और किसी भी मसलक, किसी भी ना माशरे की रहने वाली हो, और जो मतलब हमारे ग्राउंड रूट लेवल के जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल आप ये देख लें कि जो बिल्कुल मिडिल क्लास, बिलो द मिडिल क्लास होते हैं ना, वहाँ रोल मॉडल हमारे यहाँ कहने को अब्बा होते हैं
कि अब्बा ने जो कह दिया, मगर उनकी ट्यूनिंग जो है ना, उनका जो सेल डला हुआ है या चार्जिंग बैटरी वो अम्मा से चलती है माजरत के साथ। तो हमारे यहाँ खवातीन जो, क्योंकि हम एक वेलफेयर पे मैं काम करती हूँ, मेरी अपनी खुद एक इंटरनेशनल नया वेलफेयर ह्यूमन हेल्थ केयर की मैं खुद वो है ना फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो जिस एरिया में मेरा ये क्लिनिक है वो वहाँ पे मिक्स आबादी है, पैसे वाले भी हैं, मगर मोस्टली वहाँ जो है सराउंडिंग में ना कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ देखना यही आया कि मतलब जो खवातीन है ना, जो रोल मॉडल होनी चाहिए, अगर उनके 16 बच्चे हैं तो कहती हैं हमारे तो इधर बच्चे होते थे, हम इधर खाना पकाते थे। तो भाई ये 40 साल पहले की खुराक अच्छी थी, मेंटली आप रिलैक्स थे, और आपको ना और कंपटीशन में नहीं पड़े हुए थे हम। यही ना, मतलब हमें ये मार नहीं थी कि अगर उसका 4 दीवारी का घर है तो उसके घर में आज फ्रिज आया तो मेरे घर में क्यों नहीं आया, उसके बच्चे ने ये पहना तो मेरे बच्चे ने क्यों नहीं पहना। पहले के दौर में लोग कहते हैं कि ये होता था कि अगर बड़े भाई के कपड़े छोटा पहन ले, अब तो आप छोटे बड़े का एक दूसरे को नहीं पहना सकते। तो ये सारी चीजें हैं कि उस वक्त की जो औरत थी ना बड़ी मजबूत थी, इस वक्त की ये लड़कियां मजबूत नहीं है। अच्छा, जिस तरह से आपने इसका बहुत अच्छे से ब्रीफली जवाब दिया, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये तो बात ही कि यानी डिलीवर होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, स्ट्रेस से पे क्या फ़र्क पड़ता है, बट जो यानी फीमेल्स कंसीव कर चुकी यानी अभी प्रेगनेंसी के फेज़ में हैं, तो उनकी लाइफ में और उनके बेबी के लाइफ में स्ट्रेस से क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्या ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इससे, यानी मिसकैरेज या डेथ, इस तरह की कोई सिचुएशन, इंतहाई सिचुएशन हो सकती है? बिल्कुल, हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखते हैं ना कि अगर उसको ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन बॉडी में रन कर रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स शुरू के 3 मंथ, तो उसमें अगर कोई उसके इन्फेक्शन रन कर रहा है या डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, ये तीनों फैक्टर्स जो है ना उसके लिए हाई रिस्क, उसमें आपके बेबी ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की जॉइंट फैमिली या ना सेपरेट रहने पे कोई वो है इश्यूज जो देखने में जो आए, या जहाँ मैं जो कम्युनिटी को मैं देख रही हूँ तो उसमें मोस्टली ये होता है कि लड़कियां फजूल के स्ट्रेस लेती हैं। अच्छा, उनको भी मैं कहती हूँ कि भाई ये घर में आए हो, शादी होने से पहले देखा था ना, अब आके ये क्यों कहते हो कि उनके घर में इतने मेहमान आते हैं, इतने आते हैं। अच्छा, अम्माए मीना माजरत के साथ लड़कियों को भी मैं कहती हूँ, देखो सारा ब्लेम सास का नहीं, लड़कियों को भी कहती हूँ कि अब लड़कियां सुबह उठी, अम्माओं ने चाय का कप आगे रख दिया, 2 रस्क रख दिए या पापे रख दिए या एक ब्रेड, अब ब्रिंगिंग इस तरह से हो रही है, इस तरह की हो रही है। तो अब ये बताएं कि वो लड़कियां, मैं कहती हूँ जब तुम लोग मोमबत्तियां हो तो एक अगरबत्ती पैदा करोगे ना, तुम एक मोमबत्ती हो के तुम एक बहुत बड़े बड़े बच्चे तो पैदा नहीं करोगे। वो खुद इतनी एनेमिक हैं, अब वो कहती है हम तो करते ही नहीं थे। तो भाई शादी से पहले जो काम नहीं करते थे शादी के बाद सारे करने पड़ते हैं आपको, सारे काम आपको करने पड़ते हैं। अब ये जो लड़कियां बिल्कुल पैम्पर होके माँ के घर से आती है, माएँ जो है ना लड़कियों को गलत शे देती हैं। मेरी अम्मा ने नहीं दी, मेरी अम्मा अमेरिका से आई हुई थी, बॉडी हैवी थी, वो कहती थी तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, तुम्हारी सास कह देंगी कि इसको बिठा के अम्मा ने खिलाया, कि अमेरिका से आके 6 महीने खिला के गई। तो मैं सबसे ज्यादा ब्लेम देती हूँ अम्माओं को, उनकी बड़ी बहनों को। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद माशरे की जमानत है। देखो आप ना, मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो मुझे किसी की सास से मतलब नहीं, मैं एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ, किसी की बेटी से मतलब नहीं, एक न्यूट्रल बात कर रही हूँ। इवन दोस्त मैं अपने क्लिनिक पे भी होती हूँ, मेरे एवरी वीक ना हम एक सेशन करते हैं, तो उसमें कुछ अम्माएं आके कहती हैं आपने ऐसा कहती, तो मैंने कहा मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। अगर आप अपनी बेटी को ले जाके कहो कि मैंने तुमसे कभी कपड़े धुलवाए थे, तुम वहाँ इतने लोगों के कपड़े धो रही हो, तो ये चीज़ गलत है। आपने क्या पहले घर नहीं देखा था उनका? पता नहीं था कि लड़का ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, अगर उसकी 40,000 तनख्वाह है तो वो साथ में रहेगा। अब ये इतराज़ात क्यों उठाते हो? नहीं फलानी तो हमारे यहाँ, मेरी बेटी ने तो कपड़े नहीं धोए थे बाजी। ओ भाई, कपड़े नहीं धोए थे तो शादी से पहले जो काम नहीं किए थे शादी के बाद कर तो रही है। चलें, डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लुबना, और हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें क्योंकि वो हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो माँ और बच्चे की सेहत पर हम बात कर रहे थे। हमने बात की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और उसके रीज़न्स के बारे में, तो अब ये भी जान लेते हैं कि उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए और डाइट कैसी ली जाए। तो हम जानते हैं उनसे और मज़ीद सवालात करते हैं। जी डॉक्टर लुबना, आप ये भी मुझे बताएं कि हमें कौन सी डाइट, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे, यानी आप जैसे बता रही थी चिकन का बहुत ज़्यादा और फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से
ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो कोई अच्छी सी डाइट बताएं, कोई अच्छा सा वो ग़िज़ा बताएं कि जो पेशेंट्स खाएं और पेशेंट्स ना रहें। देखिए पेशेंट्स बनते कैसे हैं, बनते आपके पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं मेडिसिन पे। इवन अगर आप वो भी ले रहे हैं ना पेनाडोल, पेनाडोल के भी एक हद तक साइड इफेक्ट हैं। लोग पेनाडोल तो मेरे ख्याल से इस तरह लेते हैं जैसे घर में बंटी है, बस आपने एक चंक ले लिया, चलते फिरते ले लिया। कुछ लोग इतने हैबिचुअल होते हैं, पर्स में होती है उनके, बस बैठे बैठे खा रहे हैं, एक खा ली फिर 2-3 मेरे अपने स्टाफ करना भी छोड़ देती है। हाँ देखिए टॉक्सिसिटी तो आएगी ना, एडवर्स इफेक्ट तो आएंगे ना। अगर कोई भी चीज़ अगर मैं इनटेक, जैसे मेरी अपनी बॉडी हैवी, हमारी हेरिडिटी है, अब इसमें मैं कभी भी कोलेस्ट्रॉल या अपना शुगर या जो यूसीज वगैरह करवाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन लिमिट आते हैं। क्यों? आपकी डाइटरी हैबिट जो होते हैं ना वो आपके ऐसे हो कि जो आपको पता हो कि अगर मैं बॉडी हैवी है या मैं गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मुझे बेटे के टाइम पे हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इवन दोज अभी टिल टुडे अगर मैं देखूं तो मैं अभी तक डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ। क्यों? कि आपको उस वक्त हुई थी क्योंकि बॉडी आपका वेट ज़्यादा है, आपकी डाइटरी हैबिट ख़राब थी, सेकंड बेबी इना कंसीव किया हुआ था, तो उसमें आपने क्या करा कि अपने आप को मीठा आपने अवॉइड किया। अच्छा चाय पीते हैं डेफिनेटली 2 से 3 मरतबा पीते हैं। कोशिश अपने घर में तो ये होती है कि हम चीनी बिल्कुल भी नहीं लेते, अदरवाइज कहीं अगर है तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं देखें अगर अभी एक ना मोटिवेशनल है ना वो स्पीचेस देता है इंडिया का बड़ा अच्छा, वो सबको पता है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, सबको पता है दुबले कैसे होंगे, सबको पता है कि आगे बढ़ना कैसे है। जो अमल करेगा तो वही आगे बढ़ेगा ना। मैं सोचती अच्छा मैं भी शायद कि ऐसी हो जाऊं, कुछ मेहनत करूं आपके बराबर दुबली हो जाऊं, मगर वो मेहनत करूं कि मैं 4-4 5-5 घंटे, मगर मेरा क्या होता है मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ। 7-8 बजे अगर मैंने खाना खा लिया तो लोट में जो नाश्ता करूंगी वो तकरीबन 10 बजे तक करूंगी। हाँ बॉडी को प्रॉपर एक टाइम भी मिलना चाहिए ना, उसको रीजनरेट होने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए टाइम नहीं देते हम बर्डन उसके ऊपर ओवरलोडेड हम ना खाना खा के हम ये समझते हैं कि खाना जो है ना, देखें एक तो हमारे यहाँ हमारा जो माशरा है वो कैलोरीज वगैरह को काउंटेबिलिटी उसकी नहीं होती। तो मैं कहती हूँ एक ये ज़हन में रखा करो अगर बॉडी हेवी है, जैसे मेरे सेशन मैंने बताया ना वीकली हम लोग अपने क्लिनिक पे, और बिल्कुल एक लेमैन की तरह मैं करती हूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि देखो खाना खा रहे हो ना, अपना भी शुगर टेस्ट कराती हूँ उन पेशेंट्स के साथ, उनका भी, तो कहती हैं डॉक्टर साहब आपका क्यों इतना कम आया? मैं कहती हूँ यूँ कम आया कि खाना मैं खाती हूँ, आपको नहीं कि डॉक्टर इतनी हैवी देखने में और ये वो, यूं कम आया कि इंटरनली मेरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ना वो इंटेक जो मैं कर रही हूँ ना उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। बॉडी का स्ट्रक्चर मत देखो, इंटरनली जो है मैं अंदर से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ना शुगर ना ब्लड प्रेशर ना कोलेस्ट्रॉल। मेरे साथ लीनी थीनी ना पेशेंट्स भी होंगी, बातचीत कर रही होंगी, उनको अगर मैं देखूं तो वो इतनी लीनी थीनी सी, कोलेस्ट्रॉल उनका हाई जाएगा, उनका शुगर हाई जाएगा, उनके लेफ्टीज वगैरह इतने ना रेस्ट किए हुए होंगे। उसमें क्या होता है जैसे लीनी थीनी लड़कियां हैं या खवातीन हैं या आदमी हैं, वो क्या सोचते हैं हम तो दुबले पतले, हमें शुगर तो होगी, कुछ भी खा सकते हैं। अब उनका इंटरनली जो है बॉडी इतनी चीजें इंटेक की हुई होती है, वो दिखते हैं आपको लीनी थीनी, मगर उनकी जो हम जब टेस्टिंग करवाते हैं ना वाइटल्स उनके पूरे बिगड़े हुए होते हैं, वो सारे बिगड़े हुए होते हैं। तो वो चीज़ आपको इंडिकेट करते हैं कि आप कहाँ स्ट्रेंथ किए हुए हो। सिर्फ एक स्ट्रक्चर पे नहीं जाओ, एक घर बहुत बड़ा बना हुआ है मगर अगर अंदर से वो पूरी उसकी बेस कमजोर है, अंदर से वो गंदा बना हुआ है। आपने देखे बड़े बड़े ब्रिजेस है ना बन जाते हैं हमारे यहाँ, पता चलता है कुछ अरसे में गिर गए। ब्रिटिश दौर के बने, इतने मजबूत बने हैं, देखने में बोसीदा हैं, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर चल रहे हैं। तो आपकी फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए, जिस पे आपने अपनी पूरी बिल्ड करनी है वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आपके ये होना चाहिए कि खाने में आप सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा कर लें, क्योंकि आपको पूरा दिन आपने वर्किंग करनी है, आपकी बॉडी होगी। और देखें कुरान और सुन्नत की अगर हम रोशनी में देखें ना, आप साइंस इसको कहती है, वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो उनके सहाबा कराम ये बातों को ना कैच करके और ये बात करते थे, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था सुबह का नाश्ता शाहाना, दोपहर का गरीब दरमियाना, रात का गरीबाना। अच्छा हम बिल्कुल इसके अपोजिट हो गए, सुबह का गरीबाना, दोपहर का वही दरमियाना, रात का तो शाहाना, ऐसा कि मतलब हलक तक आके कि आप 2 कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के उसको डाइजेस्ट कर रहे होते, वॉक भी नहीं करते, उस पर जुल्म ये करते कि वॉक भी नहीं करते। अगर हम देखें ईशा की मगरिब और ईशा के दरमियान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर है ना, आप देखें कि रिवायतों में ये है कि वो कहीं किसी को खाने पे बुलाते थे या कहीं अगर ना मधु होते थे तो उनका ये था कि मगरिब की नमाज के बाद पहुँचे और ईशा की नमाज पे उठ गए।
तो उससे हमें क्या पता चलता है। अब हमने ईशा की नमाज में एक्सरसाइज सबसे ज्यादा रकाते ईशा की नमाज में, अब उसमें क्या होता है, आपने खा के, अब क्या उन्होंने खा लिया, अब कब खाएंगे, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद। तो ये आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक, अब हमें बाहर से कोई अगर है ना वो आ जाती है, साइंसदान कह रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे तो हैं, उनका तो उल्टा भी सीधा हो जाएगा, उल्टा भी सीधा हो जाएगा। तो हमारी हर चीज को कैच करने का वो है। हमने अपने घर में देखा कि आप रात का खाना ना कोशिश करके ये होता था, हद से हद वालिद मेरे आया करते थे जब पाकिस्तान में थे 9:30-10 बजे, बस हमें जब ये पता था कि खाना खाना है। उसके बाद हम जब छोटेपन की बता रही हूँ, मैट्रिक इंटर तक, उसके बाद तो फिर हमारा भी निज़ाम काफ़ी बिगड़ा। तो फिर ये होता था कि आपको सो जाना है 10 बजे। तो आपका जब तक कोई भी चीज़ का ना एक स्केड्यूल आप नहीं बनाएंगे तो बेकार है। चीज़ों को ब्लेम करना, सास को करना, बहू को करना, बहू की अम्मी को करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना एक दूसरे से कोरिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो अब आप क्या समझती है, ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? सबसे पहले ये होता है लाइफ मॉडिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चीज की ट्रीटमेंट, देखो ट्रीटमेंट होती है आपकी मेडिसिन से, और मेडिसिन जो है हार्मफुल है, ये जहन में लोग नहीं बिठाते। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं तो बहुत सारी मेडिसिन की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने कहा ना कि मुझे सबसे छोटा बेटा मेरा 16 साल का है, उस वक्त मुझे ना ये 16, हाँ तकरीबन हो चुका 16 साल का, तो गैस्ट्रेशनल डायबिटिक हुई थी। बेटी के टाइम पे मैं हाइपरटेंसिव हुई थी, आज से 19 साल पहले। टिल टुडे ना मैं कोई बीपी की गोली खाती ना शुगर की खाती। बॉडी हेवी है, वो एक अपनी जगह, वो जेनेटिक्सली मुझे है, मगर मेरी वॉक, मेरी डाइटरी हैबिट बहुत ज़्यादा। डाइटरी हैबिट ऐसी कि अगर आप बिलफर्ज यहाँ पे अगर चाय भी रखी है, बिस्किट भी रखे हैं, कोई मीठा भी रखा है, कुछ नहीं ज़्यादा हुआ तो मैं बस चाय अगर है ना मुझे लेनी हुई 1-2 सिप, अगर वो फीकी है तो पूरी। ये कि वो अगर मुझे फ्री में मिली तो ये नहीं कि मैं अपना इंटरनल खराब करूं। हमारी बॉडी हमें फ्री में मिल तो गई है, मगर उसे मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। देखिए एक सांस लेने के लिए किसी के बड़े अच्छे से वो आर्टिकल्स आते हैं ना कि जिस वक्त मुझे पता चाहिए अल्लाह हम तेरा शुक्र कैसे अदा करें, कि मुझे ये लगा कि मैं पत्नी किस जगह बैठा था और एकदम मुझे ऐसा लगा सांस मेरी घुट रही है। बाहर का कोई बंदा था, उसने कॉल की, गाड़ी आई, एम्बुलेंस आई, उसको ले गई। जब उसकी आंख खुली तो रात के 4 बज रहे थे। उसने कहा मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा ठीक है आप सेट हो गए, ये हो गए। एकदम नर्स आती है, वो कहती है सर ये आपका इंश्योरेंस नहीं है, इतना बड़ा बिल बना। तो कहा लगे लगभग पाकिस्तानी, रात के मैं 11 बजे ऑफिस से घर जा रहा था और ये 11 बजे से लेके 4 बजे तक के दरमियान का वो पूरा उन्होंने जो बिल बनाया पाकिस्तानी, लगभग 4 लाख रुपए, 4 से 5 लाख। तो कहा लगे उस वक्त मैंने कहा कि मैं तो इतनी कम आमदनी का हूँ, मैं कैसे। तो उन्होंने कहा आपको सांस नहीं आ रही थी, ये सांस हमने आपको लगाई, मसनूई सांस के जरिए आपको बहाल किया। तो कहा लगे कि फजर का वक्त, वहाँ उस वक्त है ना कहीं कनाडा वगैरह के थे वो साहब, तो फेसबुक पे ही देखा था उन्होंने अपनी स्टोरी कि हम अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। एक सांस बहाल करने के, प्रॉपरली देने के नहीं, एक मसनूई सांस के जरिए सांस देने के, कि उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए काउंट कर लिए। हाँ हम 1-1 रुपया सिर्फ ये कि खा खा के और हम जो फ्री में इतने सालों से सांस ले रहे हैं तो अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि हम हर माहौल में, हर जगह अल्लाह हमारे साथ होता है और हम उसके शुक्र अदा नहीं करते। तो ये सबसे पहले ये होता है कि लाइफ मॉडिफिकेशन की कोशिश करके, अगर मुझे जाना है तो कोशिश है कि ज़रूरी नहीं कि मैं डोर टू डोर गाड़ी से उतरूँ, आधा घंटा की वॉक ना ज़रूर है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, लाइफ में अपनी रूटीन को बेहतर करें और हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ आएँ। हेल्दी लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल काम नहीं है और हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लाइफ गुजारे बगैर भी बहुत हेल्दी बना सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम डॉक्टर लुबना का कि वो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर आएँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर लुबना। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये देखें ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ मतलब इजी टू अप्रोच होती है। और अब तो दौर ऐसा आ गया कि लोग यूट्यूब पे प्रोग्राम निकाला अपनी मर्जी की, तो ये चीज़ें एक सदका जारिया है। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी ना वीनस एचडी वालों का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और मुझे एक मौका दिया। आपको दोबारा जरूर अपनी बात लोगों तक, मतलब देखें मेडिसिन लेना कोई मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर मेडिसिन जो है एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट से बेहतर है कि अपने आप को वैसे ही अगर आप लाइफ मॉडिफिकेशन वगैरह करें तो हेल्दी अपने आप को रख सकते हैं। और हंस के खुश हो के, कुछ नहीं तो ऐसी फजूल जो टिकटॉक आती है उसमें खुश हुआ करें, उसमें आपका डोपामीन आपका निकल रहा है, तो ये लव हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स होते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नेमतों को देखा करें, शुक्र अदा करा करें। आँख खुली, ठीक है जिस माहौल में रहना है, जहाँ रहना है
उसी में हमने एडजस्ट करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि खुशी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लग्जरी लाइफ गुजारें, जिस चीज़ से आपको खुशी हो रही है वो काम करें और शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। लेते हैं इजाज़त इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। देखते रहिए हेल्थ की बात वीनस एचडी के साथ।